20 ओम, तो वी नॉट हो गया 10 वोल्ट, वी नॉट हो गया 10 वोल्ट। अब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है वो कुछ इस फॉर्म में होती है, वी नॉट साइन और यहाँ पर कुछ होता है फेज होता है, तो कितना हो जाएगा v बराबर वी नॉट कितना 10 साइन। अब आपको देखना पड़ेगा, इंडक्टर में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है, तो करंट है 10t, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 10t प्लस π/2, वोल्टेज आगे रहेगा 10t प्लस π/2, ये होगा। अरे समझ आया कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। बताओ एक और करें, लिख ले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही बनेगा, है ना। एक और करोगे, लो लिखो, तो लिखो वोल्टेज दे रखा है सर, हाँ 20 साइन, एक मिनट, 20 साइन 10t, ऐसे लिख लो, वोल्टेज इतना दिया होगा। करंट निकालना है, आपको निकालना है वी नॉट, आपको निकालना ओमेगा, आपको निकालना है एल, आपको निकालना जाइयल, आपको निकालना है आई नॉट, और आपको निकालना है आई। उल्टा दे दिया, पहले करंट दिया हुआ था वी निकालना था, अब वोल्टेज दिया हुआ करंट निकालना है। करो ये वाला, करो, ठीक है। हाँ बोल सर, ये बताओ जैसे आई नॉट होता है वी नॉट अपॉन जाइए, तो जब वी नॉट निकालेंगे तो जाइए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आई नॉट से। हाँ तो वी नॉट निकालेंगे, वी इक्वल टू आई, ओ सॉरी, अरे वी इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर होता है ना, अरे गलत कर दिया, आई इंटू आर होता है, तो आर यानी जाइयल से मल्टीप्लाई। आई नॉट कितना है, कितना आया था हमारा आई नॉट, ये रहा 200, और जाइयल कितना है आया हमारा 20, फिर तो ज्यादा आ गया। वोल्टेज कितना आ गया हमारा 4000, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। एक ये और कर दो बस जल्दी से, तो चारों क्वेश्चन करने थे इसलिए क्योंकि अब अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें दोनों के यूज होगा, वो तीनों छह क्वेश्चन दिए थे मैंने, एक रजिस्टर का दिया था, एक कैपेसिटर का दिया था, नहीं 2 रजिस्टर के दिए थे, 2 कैपेसिटर के दिए थे और 2 इंडक्टर के दिए थे। 2 रजिस्टर के कैसे दिए, एक बार करंट दे दिया, एक बार वोल्टेज दे दिया, एक बार करंट दे के क्वेश्चन दिया, एक बार वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज दिया करंट निकालना है। हाँ जाई एल ओमेगा एल होता है, वो होता है जाई सी 1/ओमेगा सी, हाँ अगर सी होता तो वो होता 1/ओमेगा सी। हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, ये अवल नया क्वेश्चन हो गया। पानी निकालें, 2 बोतल निकालें, यहाँ बैठ जाओ, एक वहां दे दो, यहाँ ले, यहाँ है। तुम भी आओ मेरे साथ वीडियो में एथलीट पढ़ने आते हैं मेरे पास। और नील लक्कड़, हाँ भाई बताओ हुआ ये, वी नोट कितना है, वी नॉट 20, करो करने दो। कॉफी पिया था, कॉफी पीता घर पे, अच्छा नींद आती तो घर पे नहीं आया। हाँ आती तो है नींद तो वैसे है। वी क्या है कि वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो लगातार बदल रही है, हमारे घर पे जो वोल्टेज है लगातार बदलती है, ये है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब एम्पलीट्यूड कितना 20, तो मतलब 0 से 20 जा रही है, 20 से 0 आ रही है, फिर 0 से -20, -20 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 20, फिर 0 आ रही है, ये वो है ओमेगा टी, मैंने 10t, ओमेगा टी को ही 10t, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, क्या होती है, v इक्वल टू वी नॉट
साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से पता लग रहा है वी नॉट कितना है और ओमेगा कितना है 10। तो वी नॉट निकल गया, ओमेगा निकल गया, एल वो दिया हुआ 2 हेनरी, हेनरी इसकी यूनिट, ये हो गया। जाइयल, जाइयल यानी होता है इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस, तो वो होता है ओमेगा एल। ये क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा तुम्हें पता है, एल पता है रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, वो वाला वो रेजिस्टर के लिए होता है, ये इंडक्टर है, ये अलग है कंपोनेंट, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, अरे ओमेगा कितना है 10 और एल कितना है 2, तो 20 ओम, 20 ओम हो जाएगा। आई नॉट निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर, आई बराबर V अपॉन आर, तो आई नॉट बराबर हो जाएगा V नॉट अपॉन आर। V नॉट कितना है 20, आर नहीं सॉरी जाइयल 20, 1 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कितना है 1 एम्पियर। तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट क्या बन जाएगा 1 साइन 10t, और करंट पीछे रहता है आगे इंडक्टर में, पीछे इंडक्टर अपोज करता है करंट के उसको, तो -π/2, ठीक है। बस ये है। अब आते नेक्स्ट, ये दोनों तीनों चीजें आनी होनी चाहिए, तब जाके ये अगला टॉपिक हो पाएगा जो हम कर रहे हैं, ठीक है। टॉपिक देख लेता हूँ एक बार। एल आर सर्किट, अब एल और आर आपस में मिला दिए और इन दोनों का सर्किट बना एल आर सर्किट, ठीक है। इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को एक एसी सोर्स दे दिया, एसी सोर्स दे दिया जिसकी वोल्टेज कुछ होगी V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी टाइप, और इनमें दोनों में से इसमें L की वैल्यू L है और R की वैल्यू R है, और इसमें जो करंट जा रहा है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट जा रहा है, ठीक है। ये करंट जा रहा है L में और उसमें सर्किट में करंट जा रहा है ये। अरे करंट की डायरेक्शन भी बदलती है लगातार, किसी इंस्टेंट पर हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में करंट है और वो है इतना, इंस्टेंटेनियस करंट है ना, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज होगा, इसमें इंडक्टर में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो होगा VL, इंडक्टर में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा VL, और रजिस्टर में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा VR। मैं ये नहीं कह रहा मैक्सिमम वोल्टेज है या RMS है, ये कौन सा है, इसको हम अभी तक सीधा लिख के आए थे V, अरे हम सीधा लिखते थे V का मतलब क्या होता था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस, और इसको भी लिखते थे V, लेकिन अब इसका V और इसका भी अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे VL इंडक्टर के अक्रॉस, ये हो गया VR, ठीक है। तो हम लिखेंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, क्या है इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम t इन द एट एनी टाइम t इन द सर्किट। तो इस सर्किट में किसी टाइम t पर इंस्टेंटेनियस करंट कितना ये है, उसी इंस्टेंट पर इसके अंदर वोल्टेज कितना है VL कितना है at that very same instant, क्योंकि हर क्षण बदल रही है वैल्यू, इंस्टेंट at that very same instant पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL, कितना होगा V नॉट L, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट L। देखो हम इसको अभी तक कैसे लिखते थे, सिंपल V नॉट, पर अब दो है, ये भी है और ये भी है, तो इसलिए बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि हम इंडक्टर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो ले रहे हैं साइन, और जो करंट होता है उससे
आगे चलता है पीछे वोल्टेज इसका, पीछे चलता है, करंट पीछे चलता है, इंडक्टर का वोल्टेज आगे चलता है। वोल्टेज आगे जाता है। इंडक्टर में जो करंट होता है वो करंट पीछे चलता है, वोल्टेज आगे करता है, क्योंकि इंडक्टर जो होता है करंट को अपोज करता है, उससे याद रख सकते हो, करंट को अपोज करता है। तो करंट का फेज है ओमेगा टी, तो इसका फेज हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका फेज थोड़ा सा ज्यादा होगा, आगे होगा। तो दिस होल इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और वो किसके बराबर, ये इसको तो बोला हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब आ जाओ इसके वाले, तो वी आर कितना हो जाएगा, वी नॉट आर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, है ना। और वो हो जाएगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर और करंट का फेज सेम रहता है। अब मैंने करंट को सेम लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस करंट को सेम लिया है। क्यों सेम लिया? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। तो जो फेज करंट का यहाँ होगा वही फेज करंट का यहाँ होगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और जिस समय करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है उस इंस्टेंट पर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये होगा, उस इंस्टेंट पे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये होगा। तो क्या लिखेंगे, एट दैट सेम इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब ये कितना होगा, ये हमें निकालना है, सोर्स का वोल्टेज। हमने करंट से शुरुआत करी इस बार, हमेशा किससे शुरुआत करते थे, पहले यहां से शुरुआत करते थे फिर करंट निकालते थे, पर इस बार करंट से शुरुआत करके ये निकालेंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि करंट दोनों में सेम रहता है, करंट दोनों में सेम रहता है, और करंट से हम इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं और इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं। जब करंट से इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला के यहाँ वोल्टेज बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डीसी से याद दिलाता, मान लो ये दो रजिस्टर हैं, यहाँ कुछ बैटरी, हमें नहीं पता कितने की बैटरी है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 ओम, यहाँ रजिस्टर है 3 ओम, यहाँ रजिस्टर है 4 ओम, तो इसका वोल्टेज कितना होगा बैटरी का, कैसे निकालोगे? इन दोनों को पहले यहाँ वोल्टेज निकाल लो। कैसे निकलता है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, करो 2 एम्पियर, तो I इंटू में आर, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा 6 वोल्ट, और यहाँ I इंटू में आर, यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, 14 वोल्ट, क्योंकि यही वोल्टेज बढ़ जाता है, अरे सीरीज में बढ़ता है वोल्टेज, ये बताया था, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता, तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा 14 वोल्ट। आसान था यहाँ पर, क्यों आसान था, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई रोल था नहीं, फिक्स वैल्यू थी, इसकी 6 वोल्ट और इसकी 8 वोल्ट, दोनों को प्लस करा 14 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए भी हमें इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा। अरे बताओ, ये और ये प्लस करने पड़ेंगे, और इसकी वैल्यू है ये, देखो ये VL की वैल्यू है ये, और ये किसकी वैल्यू है, VR की, और इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो इसको प्लस करना है, 2 साइन के फंक्शंस को प्लस करना है जो लगातार बदल रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर बताऊं तो V नोड L 0 माइनस V नोड L, और ऐसे लगातार बदल रही है, और ये वाली V नोड R 0 माइनस V नोड R, तो ये वैल्यू लगातार बदल रही है। और ऐसा भी नहीं है दोनों एक साथ बदल रही हैं, ये भी V नोड L पर जा रही है, ये वाली मान लो V नोड L तक जा रही है, ये वाली V नोड R तक जा रही है, तो V नोड L V नोड R ऐसा भी नहीं एक साथ जा रही है। एक साथ जा रही होती तो क्या होता, सीधा सीधा प्लस हो जाता है, अरे एक साथ जा रही तो कैसे होता है, ऐसे होता। मैं थोड़ा सा 11th का बता रहा हूँ, डायरेक्ट बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। ये है मान लो इसका VL जो ऐसे बदल रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, और ये है मान लो VR, अलग अलग हो सकते हैं दोनों का हाइट। अगर ये दोनों सेम फेज में होते तो ऐसे होता, तो जो रिजल्टेंट होता वो ऐसे हो जाता, जो रिजल्टेंट होता यानी ये वाला वोल्टेज वो ऐसे हो जाता। क्यों, ये जुड़ जाते, ये और ये जुड़ जाते, ये वाले और ये वाले जुड़ जाते, ये वाला और ये वाला जुड़ जाता, जुड़ के ये बना देते। मैंने थोड़ा ज्यादा ऊंचा बना दिया, पर ऐसे बनता, यानी जो रिजल्टेंट आता वो भी साइन का फंक्शन होता, यानी वो भी वैल्यू चेंज करता होता। पर तुम देख रहे हो यहाँ पे
इसका फेज है जिनको हम प्लस करना है, जिन दो चीजों को प्लस करना है, उसका फेज है ओमेगा टी, उसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी किसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा ना, उस इंस्टेंट पे जीरो होगा, किस इंस्टेंट पे ये जीरो होगा, उस इंस्टेंट पे ये मैक्सिमम होगा, किस इंस्टेंट पे ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, वो कहीं और होगा, दोनों एक साथ नहीं है। तो इनको डायरेक्ट प्लस करना ऐसा कोई आसान बात है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल प्लस कर दो ऐसा। तो इसके लिए फेजर डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, आया कहाँ से वो फेजर डायग्राम? मैथ्स आया, इन दोनों को प्लस करा, साइन के फंक्शन को प्लस करा वगैरह वगैरह करके तब आया था ये। मैं बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में, बाकी लिख लो इतना, तो इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे प्लस होंगे दोनों। इन दोनों को प्लस करोगे तब जाके हमें सोर्स का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तब जाके हमें सोर्स का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिलेगा। फिर आपने फोन कर लिया उसमें? आराम से चलिए सो जा। तो पेन खत्म हो गया, देख इसमें वो डब्बा कहाँ गया हमारा? इसमें देखिए कोई बहुत सारे पेन है। सारे निकाल ले। हाँ भाई लिख लिया। क्या कह रहे हो? ये समझ में आई? तेज बोलो ना। इसकी हाइट, इसकी मुझे क्या पता क्या हाइट है। अच्छा ये तो हो जाता है ना, खुल जाता है नीचे से। ट्राइपॉड, मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा था। हाँ देखो लिख लिए। अब देखो ध्यान से, देखो हमें प्लस करना ही है। मैं अब जो लिखवा रहा हूँ इसको चाहे तो ब्रैकेट में बंद कर देना, ये पेपर में नहीं आएगा। ये 11th का थोड़ा सा बेसिक है ना, वहीं से आता है ये कैसे प्लस होता है, ये मुझे भी देखना पड़ेगा। तो मान लो हमारे पास दो वोल्टेज मिल रहे हैं, एक वोल्टेज है VR वाला और एक वोल्टेज है इंडक्टर वाला। ठीक है, तो जो नेट वोल्टेज है वो ये है, जो यहाँ पे मिलेगा सोर्स का वोल्टेज। वो कौन सा वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ LR सर्किट का सोर्स का इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। VR कितना है? VR कितना है? V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और प्लस
वी नॉट साइन प्लस पाई, ये है। अब दो साइन के फंक्शंस को प्लस करना है, तो इसका प्लस प्लस बहुत मैथ वैथ लगती है इसमें, इसको छोड़ो, हम मैथ स्किप करते हैं इसकी और सीधा आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, मतलब तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होगी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री है ना। ये इसको ओपन करेंगे, साइन ओमेगा टी कोस पाई बाई 2 ऐसे करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है, जो नेट वोल्टेज आता है, नेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो आता है वो आता है ऐसा, अंडर रूट वी नॉट, इसका वी नॉट आर इसका स्क्वायर प्लस वी नॉट एल इसका स्क्वायर प्लस 2 ये क्या आता है, मतलब जो रिजल्टेंट आया, जो रिजल्टेंट आया वो कह रहा है कि भाई ऐसा करो, वो कह रहा है ऐसा करो, ये कैसा है, साइन का फंक्शन एसएचएम में कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगातार बदल रहा है, ऊपर नीचे का मतलब सर्किट में करंट ऐसे, वोल्टेज कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और ये वाला भी लगातार बदल रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी लगातार बदलेगा, वो भी किसका फंक्शन होगा, साइन का ही फंक्शन होगा, वो भी क्या आएगा, वो भी एसएचएम ही होगा, वो भी एसएचएम होगा, लेकिन उसका फेज क्या होगा, एक का फेज ओमेगा टी, दूसरे का फेज क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और इस जो नेट वोल्टेज आएगा उसका भी तो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम, जैसे इसका पोटेंशियल इसका वी आर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नोट आर, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या है, जीरो हो रही है कभी वोल्टेज, कभी मैक्सिमम जा रही है, मैक्सिमम कितनी जा रही है, वी नोट आर जा रही है, फिर जीरो पे आ रही है, फिर वी नोट आर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन है, फिर जीरो आ रही है, तो ये हो रहा है इसके लिए, वोल्टेज के लिए। वीएल के लिए क्या होगा, वी नोट एल जाएगा मैक्सिमम, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो। वी नेट में मैक्सिमम क्या होगा, वी नेट का जो मैक्सिमम होगा ना वो ये है, वी नेट का जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा वो ये आएगा, है ना, और इसमें कुछ एंगल है, ये आएगा ऐसे कुछ कॉस, अरे फॉर्मूला तुम्हें याद है कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये रिजल्टेंट का होता है वेक्टर एडिशन, तो कॉस पाई बाई 2 रहेगा हमारे वाले केस में, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पाई बाई 2 रहेगा ये हमेशा, तो कॉस पाई बाई 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, अरे जीरो हो गया, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, कॉस पाई बाई 2 इसलिए आया, यहाँ पे जो भी एंगल होता है वो होता है इसका फेज और इसके फेज का डिफरेंस, इसका फेज कितना ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दोनों का फेज का डिफरेंस, तो कितना होता है पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 कितना हो गया जीरो, तो ये पूरा खत्म, ये बच जाएगा, और यहाँ बचेगा साइन का फंक्शन, एक्चुअल में यहाँ बचता है ऐसे बचता है, यहाँ पे जो छोटे वाले का फेज होता है ना वो लिखो, छोटे वाले का फेज है वो लिखो, और फिर प्लस 5, और ये 5 कैसे निकलेगा वो बता देते हैं, प्लस 5, ये क्या है, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक, वी नॉट प्लस, ये नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, अरे जैसे वी आर का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी नॉट आर, वी एल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वी कितना नॉट है, एल, ऐसे नेट वोल्टेज का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। तो पूरी जो मैथ वैथ होती है इसमें वो ये कहती है, ये लिख लिया ना सारा, हाँ, अरे लिख लिया, तो वो ये कहती है भाई अगर तुम्हें इन दोनों को प्लस करना है ना, वी आर और वी एल को, तो प्लस करके भी एक साइन का फंक्शन ही आएगा, एक एसएचएम ही आएगा, और उस एसएचएम का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, सॉरी एम्पलीट्यूड निकालोगे, उस एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड निकालोगे या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, ऐसा करो जिसका फेज कम है, जो फेज में पीछे है, इसका फेज ओमेगा टी, उसका फेज ओमेगा टी प्लस आ गया, तो जिसका फेज कम है उसको वेक्टर की तरह रख दो, जिसका फेज कम है उसके मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को किसकी तरह रख दो, वेक्टर की तरह, यानी क्या रख दो यहाँ पे वी नॉट आर,
जिसका फेज कम है उसके एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को वेक्टर की तरह रख दो वी नोट आर, और दूसरे वाले फेज को, उसके भी एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह रखना है, और इस तरह से रखना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, उतना ही होगा इन दोनों फेज का डिफरेंस है। इन दोनों का फेज का डिफरेंस कितना है 90, तो ऐसे रख देना, ठीक है, इन दोनों को ऐसे रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन करना है और इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी नोड होगा। नेट वोल्टेज का, जो नेट वोल्टेज यहाँ पर है सोर्स पर है, उस नेट वोल्टेज से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी नोड, वो होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी लेंथ है वी नोड आर, ये लेंथ कितनी है ये वी नोड है। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूस वाली थ्योरम लगा सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं वी नोड का स्क्वायर इक्वल टू वी नोड आर का स्क्वायर अंडर रूट वी नोट आर प्लस वी नोट एल, वी नोट एल का स्क्वायर, और वी नोट मिल गया हमें, क्या यही है हमारा, ये रहा, ये है नेट। ये तो हमें वी नोट मिला है, लेकिन हमें क्या चाहिए आजादी हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा, वी नोट साइन, वी नोट तो यहाँ से मिल गया, अरे नेट वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ये है, साइन किसका फेज, छोटे वाले का फेज यानी ओमेगा टी, छोटे वाले का फेज ओमेगा टी, और छोटे वाले के वेक्टर को ही यहाँ रखना है वी नोड आर पे, ठीक है। और प्लस कितना, अब वी नोड है ये वाला, इस इंस्टेंट पे वी नोड आर यहाँ पर है, वी नोड एल यहाँ पर है, वी नोड यहाँ पर है, तो ये छोटे वाले ये है वी नोड आर, वी नोड आर ये रहा, इसका फेज कितना है ओमेगा टी, तो इस छोटे वाले का फेज लेना है यहाँ पे और प्लस करना है और देखना है इस छोटे वाले का जो वो है वी नोड आर, और जो ये है ये वाला ये रहा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, ये कैसे निकालोगे एंगल, इसको बोल दो या फाई या अल्फा, कुछ ही बोल दो, हमने अल्फा ही बोल देते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया अल्फा, अल्फा क्या आएगा बोलो, टेन अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे राइट एंगल ट्रायंगल, टेन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है वी नोट एल वी नॉट एल अपॉन वी नोट आर, ठीक है। तो हमारा जो वी नोड है वो वी नोड आर से कितना एंगल आ गया, अल्फा एंगल आ गया, कितना आ गया अल्फा एंगल। वी नोड आर का कितना वो है फेज ओमेगा टी, तो इसका फेज कितना होगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा ही आ गया ना ये। वी नोड एल का फेज कितना आ गया इससे अल्फा गुना ज्यादा पाई बाय 2 आ गया। इसका फेज कितना है ये रहा ओमेगा टी, इसका फेज कितना है इसका पाई बाय ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसलिए हमने वी नोड आर यहाँ बनाया और वी नोड एल ये बनाया, क्यों, क्योंकि ये इस वाले से कितना आ गया पाई बाय 2 आ गया, और वी नोड क्या बनाएंगे, वी नोड यहाँ पर है जो कि इसके फेज से कितने आ गए अल्फा, अल्फा, तो इसके यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, और उस अल्फा की वैल्यू ये रही अल्फा, और उस टेन अल्फा की वैल्यू होगी, यहाँ से डायग्राम से पता लग जाएगा, ये है वी नॉट आर, ठीक है। मैं इसको दोबारा इसमें बहुत सारे वो होते हैं कि कभी बीच में माइनस आ जाता है, कभी एक कोस का होता है एक साइन का होता है, लेकिन हम सिर्फ एक ही यूज करेंगे, दैट इज दिस। तो वी नॉट का स्क्वायर आया वी नॉट आर का स्क्वायर, और ये वाला भी हो जाएगा भाई प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर, तो यहाँ से वी नॉट आ गया अंडर रूट वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस, सबके मीनिंग पता होनी चाहिए कौन सी चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और टेन अल्फा आ गया वी नॉट आर, और तो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया हमें
कितना मिला, ये वाला मतलब सॉरी नेट पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वोल्टेज तो ये है वी नॉट साइन, और ये जो नेट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट आर से कितना एंगल आ गया, अल्फा एंगल आ गया। तो मतलब वी नॉट आर का जो फेज है उससे भी अल्फा एंगल आगे होगा। फेज कितना, ओमेगा टी प्लस, दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, मतलब तुम सोच रहे हो एक चीज कभी प्लस है, एक चीज कभी मैक्सिमम पर है, एक जीरो पर है, कभी वो यहाँ आ रही है, कभी वो यहाँ जा रही है, कभी वो ऐसे आ रही है, कभी ऐसे, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आ रहा है वो ये है। अरे इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, इसकी वैल्यू लगातार बदल रही है, इन दोनों का प्लस करके सम करके वो आंसर है ये, यानी सोर्स का वोल्टेज मिल गया हमें वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द वोल्टेज। इसलिए हमने करंट को लेके चले थे और निकाला किसका वोल्टेज, सोर्स का। ठीक है, लिख लो जल्दी से। ये हाँ सर, इसकी पूरी मैथ है, कैसे आता है कैसे नहीं आता वो हमने स्किप करा दी, वो जरूरत है भी नहीं, कोई तो इतना भी नहीं बताता, डायरेक्ट ये बना देता डायग्राम। ठीक है, ठीक है, पाई बाय 2 ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो क्या था शुरुआत में, करंट था, शुरुआत में क्या था, करंट था, उस करंट से वोल्टेज था यहाँ पर, ये कौन सा करंट था, इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस एल और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस आर, क्योंकि अलग अलग होता है वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, और करंट सेम होता है। तो वी एल हमने निकाला, कितना निकाला वी एल हमने, वी नॉट एल साइन, और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वहां देखो। और वी आर क्या है, ये वी आर क्या है, वी नॉट आर मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, और वही फेज होता है जो करंट का फेज होता है, रजिस्टर में करंट का और वोल्टेज का सेम फेज होता है, तो करंट का फेज है साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का भी फेज वही आएगा साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया वी आर। अब हम इन दोनों को प्लस करके नेट वोल्टेज निकालना है, तो दोनों को प्लस करने का तरीका क्या है, उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें नेट वोल्टेज चाहिए, तो नेट वोल्टेज में दो चीजें चाहिए होंगी तुम्हें,
क्या चीज चाहिए होगी? एक तो चाहिए होगा वी नॉट कितना है, नेट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए, तो दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए वी नॉट कितना है और एक चाहिए कि इसका फेज कितना होगा। ठीक है, तो पहला कैसे निकालेंगे? इन दो से प्लस करके आ रहा है, तो उन्होंने कहा भाई जिसका फेज कम है ना उसको पहले रख दो वेक्टर की तरह, उसके एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड यानी वी नॉट आर, उस एम्पलीट्यूड को पहले वेक्टर की तरह रखो। दूसरा वाला जो फेज में आगे है कितना आगे है? π/2 आगे, तो उसको π/2 आगे फेज उसका एम्पलीट्यूड रख दो। उसका एम्पलीट्यूड कितना है? वी नॉट एल, तो वी नॉट एल ये रहा। ठीक है, इसको यहाँ क्यों रखा? क्योंकि वी नॉट आर यहाँ पर है और वी नॉट एल का जो फेज है वो π/2 आ गया, तो इसलिए इसको π/2 आगे रखा। जब हम ऐसे चलते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, यानी आगे चल रहे हैं एंगल में, तो π/2 आगे रखा इसको वी नॉट एल को। फिर उन्होंने कहा इन दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट करो और रिजल्टेंट निकालो। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे नेट पोटेंशियल का, नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जो नेट वोल्टेज, जो इन दोनों का क्या आएगा रिजल्टेंट आएगा, वो हमारे नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वी नॉट होगा, तो वो वी नॉट है। ये रहा रिजल्टेंट, वो हमें दिख रहा है साफ साफ। कौन से ट्रायंगल से? पाइथागोरस से। तो यहाँ से कह सकते हैं वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये है किसके बराबर? इसके बराबर। तो ये किसके बराबर है? वी नॉट आर के स्क्वायर के बराबर प्लस वी नॉट एल के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ गई ये। तो हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें ये चाहिए नेट वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज में हमें ये तो मिल गया। अब चाहिए फेज, फेज कितना होगा? तो उसने कहा भाई वी नॉट आर को यहाँ क्यों रखा गया? वी नॉट आर को यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि इसका फेज था ओमेगा टी। वी नॉट एल को यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि इसका फेज π/2 आगे था, इसका फेज ओमेगा π/2 आगे था। तो वी नॉट को यहाँ क्यों रखा गया? वी नॉट को यहाँ क्यों? क्योंकि इसका फेज अल्फा आ गया, यानी इसके फेज से अल्फा आ गया। तो हमें इसके बारे में पता लग गया, फेज के बारे में, कि इसका जो फेज होगा वो इसके फेज से अल्फा आगे होगा। इसका फेज वी नॉट आर वाले का फेज ओमेगा टी है, तो इससे अल्फा आगे होगा। तो दिस इज द आंसर। तो हमें मिल गया नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे और क्या चीजें निकाल सकते हैं? जरा रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तुम बताओ, जो हमें मिला ये VL, VL क्या था? अब तो निकल गया नहीं आंसर, ये आंसर निकल गया, पर और चीजें क्या निकाल सकते हैं वो देख रहे हैं। तो VL क्या है? VL इसके क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो लगातार चेंज हो रही है, वी नॉट एल से 0, 0 से माइनस वी नॉट, तो ऐसे लगातार बदल रही है। तो वो कितना है? वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये है वी नॉट एल। बताओ क्या है? इंस्टेंटेनियस पीक वोल्टेज नहीं, हाँ, किसी क्षण पे आती है वोल्टेज, पीक होता है ये, ये बदलता रहता है, ये कभी 0 मैक्सिमम पे जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। तो ये है वी नॉट एल। वी नॉट एल और करंट का क्या रिलेशन होता है ये हमने पहले पढ़ा, अभी क्वेश्चन करेंगे, बताया था। आई नॉट इंटू में बोलो, आई नॉट आर बराबर वी नॉट एल। इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही तो होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो वी नॉट एल क्या हो जाएगा? आई नॉट इंटू में जाइए। अब आ जाओ उस पे, वी आर पे। वी आर क्या है? वी आर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो कितना हो जाएगा? वी नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये तो पता है। यहां से क्या लिख सकते हैं वी नॉट आर को? आई नॉट आई नॉट इंटू में आर। बोलो, अरे अभी तक मैं ये आर नहीं लिख रहा था, मैं सिर्फ ले रहा था वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू में आर, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू में जाइल, पर यहाँ पर दोनों के वी नॉट है, इसका भी है इसका भी है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमने वी नॉट, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए वी नॉट आर लिख दिया, इंडक्टर के लिए वी नॉट एल। दोनों में करंट सेम ही है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए यहाँ पर आई नॉट एल आई नॉट आर ये नहीं लिखा क्योंकि करंट सेम रहता है। अच्छा, इंडक्टर की बात हो रही तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस डाल दिया, रजिस्टर की बात हो रही थी रजिस्टर का। ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गई।
तो यहां से अच्छा, अब एक और देखते हैं। हमारा जो V आया था, ये वाला V नोड, ये आया कैसे था याद करो। इस वाले ट्रायंगल से आया था। इस वाले ट्रायंगल में V नोड का स्क्वायर बराबर किसके हुआ था? V नोट R का स्क्वायर प्लस V नोट L का स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ था। तो यहाँ से V नोट कितना आ गया था? चलो ऐसे रहने दो, V नोट का स्क्वायर ये आया था। और V नोट R है कितना? ये रहा, V नोट R है कितना? छोटा सा आ रहा है ना, ये छोटा सा क्या हो जाएगा? I नोट R का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? I नोट इंटू में पूरा करना है घर पे, कैसे कैसे करा रहा है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, तो I नोट स्क्वायर R स्क्वायर, I नोट स्क्वायर ZL का स्क्वायर, V नोट स्क्वायर बराबर I नोट का स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट तो यहाँ से V नोट बराबर क्या आ जाएगा? I नोट बाहर बोलो। अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं। V नोट कितना हो जाएगा? I नोट स्क्वायर है ना, बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट R स्क्वायर ZL का स्क्वायर। ये देखो क्या इसी तरह से आ रहा है। V नोट L था, यानी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट इनटू इंडक्टर का रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नेट वोल्टेज का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस सर्किट में करंट, अरे इस पूरे सर्किट में करंट I नोट ही है, जो यहां से भी और यहां से सेम ही है I नोट, इनटू में क्या हो गए? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, क्योंकि वोल्टेज भी तो पूरे सर्किट का है, पूरे सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, जो इन दोनों के प्लस होने से आया है। ये रहा, इन दोनों प्लस होने से आया, तो ये भी क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ फुल सर्किट। ये है रेजिस्टर का सर्किट, वो सॉरी रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा पूरा सर्किट का पोटेंशियल, LR सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, ओ सॉरी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो हो जाएगा V नोट इक्वल टू I नोट, इस पूरे को लिखेंगे Z, इस पूरे को क्या लिखेंगे? Z। V नोट बराबर I नोट इंटू में Z, और इस Z को बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस, इसको बोलते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे LR सर्किट के, उसको बोलेंगे इम्पीडेंस, इसको क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। और ये कौन सा सर्किट का रेजिस्टेंस है? LR सर्किट। सेम इम्पीडेंस आएगा RC सर्किट का, सेम इम्पीडेंस आएगा LCR सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या हो गई? इम्पीडेंस कितना हो गया? Z बराबर R स्क्वायर प्लस ZL का स्क्वायर, ये हो गया इम्पीडेंस, हो गया R स्क्वायर प्लस ZL का स्क्वायर। लिख लो जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट करा है मैंने, यहाँ से फिर ये और फिर उसके बाद ये कैपेसिटर के लिए लेंगे तो R स्क्वायर प्लस ZC का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है ना, कोई बात। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये, फिर ऊपर से ठीक है। तो 4 वो बना दिए, पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा।
हो गया ये। और लिख लिया। देखो यहाँ पर tan अल्फा कैसे निकला था? tan अल्फा आया था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू बदल रही है लगातार, जीरो से मैक्सिमम जीरो, फिर मिनिमम, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डिवाइड बाय मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। और ये हम पढ़ चुके हैं। वी नोड एल क्या होता है? आई नोड इंटू में जाई एल और आई नोड इंटू में आर। आई नोड से आई नोड कैंसिल, आई नोड दोनों में सेम ही है क्योंकि सीरीज में दोनों, सीरीज में तो करंट सेम रहेगा, तो tan अल्फा आ जाएगा। करंट भी बदल रहा है जीरो से मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम करंट है आई नोड, तो क्या हो जाएगा? जाई एल अपॉन जाई एल अपॉन आर। ठीक है, इंडक्टर क्या हो गया? जाई एल अपॉन आर। सेम ट्रायंगल हम ऐसा बना सकते हैं इसका, इम्पीडेंस का। भाई इसमें क्या है? इसमें क्या है? आई नोड इंटू में आर। इसमें क्या है बोलो? आई नोड इंटू में जाई एल, है ना? और इसमें क्या है? आई नोड इंटू में जेड। अभी अभी बनाया ये रहा, आई नोड इंटू में जेड। तीनों में आई नोड आई नोड आई नोड सेम है, उसको हटा के ये बन गया ट्रायंगल, आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ से भी अगर देखो अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज जाई एल,
बेस इज आर, ये रहा जाई एल अपॉन आर। और z की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल से निकालें, z की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल से निकालें तो ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी जाई एल। और z क्या हो गया यहाँ से, जाई एल का स्क्वायर। यही तो आया हमारा z यहाँ पे। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसमें। अच्छा, ये लास्ट चीज जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो कितना आया था, v इक्वल टू वी नॉट साइन, जिसका पोटेंशियल जिसका फेज कम था उसका फेज, जिसका फेज कम था उसका फेज प्लस अल्फा। ये हमारा आया था नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बताओ, जो हमने दो वो रखे थे, अच्छा लिख लो पहले। देख लिया, मिटा दो। यहाँ पे हमने रखा था एक इंडक्टर और ये रखा था रजिस्टर। करंट का फेज था साइन ओमेगा टी, इसका फेज था आगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय करंट का फेज। और मैं वो नहीं रख रहा, वोल्टेज का फेज ये था इसका, और इसके वोल्टेज का फेज था वही जो करंट का फेज है। इंडक्टर का वोल्टेज जो होता है ना वो उसको वो अपने फेज को आगे रखता है करंट के फेज से। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी। तो इंडक्टर अपने फेज को पाई बाय 2 आगे रखता है। रजिस्टर क्या करता है, अपने फेज को करंट के साथ रखता है। अब जो नेट आएगा वो इन दोनों की सुनेगा, आधी आधी, वो आधी आधी दोनों की सुनेगा। मतलब इनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि कौन अपनी चलवाएगा। ये कहेगा कि पाई बाय 2 फेज आगे रखो, ये कहेगा साथ रखो, अरे ये कहेगा करंट के साथ रखो, और ये कहेगा 90 डिग्री आगे रखो। तो दोनों के बीच में मानडोली होके जो हमारा फेज आएगा वो कितना आएगा, अल्फा एंगल आगे आ जाएगा। अरे ये कितना रखवा रहा है, 0 ऐसे है। देखो मैं इसको फेजर डायग्राम बनाऊं, फेजर डायग्राम यही है। क्या करंट का फेज ऐसे है, देखो यहाँ पे करंट का फेज तो ऐसे, मान लो करंट का फेज यहाँ पर है, करंट का फेज आई नोट, और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फेज भी इसी डायरेक्शन में, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेज 90 डिग्री आ गया। तो जो नेट वोल्टेज है वो अपना फेज को कहाँ रखेगी, ना तो उसके साथ रखेगी ना 90 डिग्री आगे रखेगी, कहीं बीच में रखेगी नेट वोल्टेज। वो कितना आगे रखा उसने, अल्फा। तो मतलब नेट वोल्टेज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेज करंट के फेज से, सर्किट के करंट के फेज से अल्फा डिग्री आगे होगा। करंट का फेज कितना है, जो पूरे सर्किट में सेम है, ओमेगा टी। और जो आपका नेट वोल्टेज है उसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ना तो उसने 90 डिग्री रखा ना उसने 0 रखा, बीच में रखा। और वो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पूरा z अपॉन आर या वी नोड एल अपॉन वी नोड आर, है ना, इस तरह से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अरे ये रहा ना, tan अल्फा बराबर जाई एल अपॉन आर, या फिर वी नोड एल, जाई एल की वी नोड एल अपॉन वी नोड आर।
ये थोड़ा एक और लिख के प्रैक्टिस करना, सारे हो जाएंगे। अच्छा बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे? वोल्टेज या करंट in the circuit of LR circuit, current in the circuit of LR circuit, current in the circuit of LR circuit lags behind, पीछे रहेगी, lags behind voltage, voltage से पीछे रहेगी, lags behind voltage by कितना एंगल? अल्फा एंगल। तो करंट पीछे रहेगा अल्फा डिग्री एंगल, और अल्फा की वैल्यू आएगी ये जाई एल बाय आर या वी नोड एल बाय वी नोड आर। ठीक है, ये लाइन लिख लेना, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय। एक क्वेश्चन दे देते हैं इस पूरे सारे फॉर्मूले को वो समझने के लिए। लिख लो जल्दी, वो लिख लिया क्वेश्चन लिखना। एल की वैल्यू है 2/पाई हेनरी, आर की वैल्यू है 200 ओम। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है, इस बार वोल्टेज दिया हुआ है 200 साइन 100 पाई, रियल में यही होती है 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो आपको निकालना, पहला काम क्या करना है, वैसे निकाल क्या सकते हो इसमें सबसे पहले, वी नोट दिया हुआ है, वी नोट दिया हुआ है, ओके, यहाँ ओमेगा दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ओमेगा निकालो जो दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद एल निकालो, वो भी दिया हुआ है, फिर उसके बाद जाई एल निकालो, जाई एल निकालो, फिर आर निकालो। ठीक है, आर निकालो, फिर उसके बाद क्या करो, फिर उसके बाद आप करो फिर उसके बाद अल्फा निकालो। आप क्या करो, अल्फा, अल्फा निकलते ही आपका हाँ, फिर ऐसा करो जेड निकाल दो, क्या कर दो, जेड निकाल दो। जेड निकलते ही आपका आई नोड निकल जाएगा, जेड निकलते ही आपका आई नोड निकल जाएगा, और 8वां काम आप करो, आई निकाल दो, सर्किट का आई, सर्किट का करंट। ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट, इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, टाइम पर डिपेंड करता है, ये लगातार बदलता है टाइम से। ठीक है, ये मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी कुछ इस टाइप से आता है। ये दो ट्रायंगल आपके बहुत यूजफुल होंगे इस वाले पूरे प्रकरण में, सारी चीजें निकालने में। कौन कौन से दो ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये आपको पता है, ये होता है वी नोड आर, ये होता है वी नोड एल, और ये होता है नेट पोटेंशियल डिफरेंस वी नोड, है ना। और एक और वी नोड आर में हो जाता है आर, वी नोड एल में होता है जाई एल, और यहाँ हो जाता है जेड, और ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। ये दोनों काम आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सॉल्व,
तो हेनरी एल है ना, एल की वैल्यू 2/5, 2/5, 2/5 है, ताकि आसान हो जाए। ठीक है, 2/5 हेनरी, एल की वैल्यू 2/5 है, 2/5 वैल्यू 2/5 हेनरी। टी के साथ जो भी लगा होगा, टी का कोएफिशिएंट होगा ओमेगा टी, तो टी के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 100 रेडियन पर सेकंड ओमेगा लिया 5 हेनरी। ये क्या होता है आर हो गया, ये हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल है, टेन अल्फा जाइए को ना, जाइए मिल गया, आर मिल गया, टेन अल्फा मिल जाएगा, बना जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 10 में कौन से एंगल पर वैल्यू 1/4 यानी कि 45 गई, तो अल्फा में 5/4। ऐसे सर्किट को हम ना इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। ये एलआर सर्किट है ना, इसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडक्टर अपनी चला रहा है, रजिस्टर तो करंट और वोल्टेज की फेज सेम रहती है, और इंडक्टर 90 डिग्री आगे रखा है, तो इसलिए इस वाले सर्किट में भी वोल्टेज आगे रहेगी, 90 नहीं रहेगी, अल्फा डिग्री आगे रहेगी। तो ये कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव। और कैपेसिटर क्या करेगा? वोल्टेज को पीछे रखेगा, उसको बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट। रहेगा वहां पे रेजिस्टर, पर कैपेसिटर अपनी चलाएगा, तो करंट वोल्टेज थोड़ी पीछे रहेगी, 90 डिग्री पीछे नहीं रहेगी, पर कुछ पीछे रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये निकल गया होगा, ये निकल गया होगा, ये निकल गया होगा। सर इसमें आई नॉट की वैल्यू अलग अलग आएगी दोनों की? नहीं, सीरीज में है ना, तो करंट सेम रहेगा। तो आई नॉट चाहे हम जाइल के लिए निकाले चाहे आर के लिए निकाले सेम आएगा। आर के लिए नहीं होता फॉर्मूला, ओमेगा आर थोड़ी होता है फॉर्मूला, ओमेगा आर कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ओमेगा एल फॉर्मूला है। अरे ओमेगा कितना आया तुम्हारा? मेरा ओमेगा, अरे दिया हुआ है तो 100 पाई, 100 पाई इज द ओमेगा। एल कितना है? 2/पाई। जाइल हो जाएगा 200 पाई, 200 ओम, 200 ओम, ओमेगा इंटू एल 200 ओम। आर दिया हुआ है 200 ओम। अल्फा, ये वाला ट्रायंगल रख लो, निकल गया अल्फा हो जाएगा, जाइल आपका निकला 200, ये भी 200, ये भी 200, तो tan अल्फा कितना आ गया? 5/4। tan अल्फा इक्वल टू 1 आया, और अल्फा की वैल्यू π/4 आ गई, ये निकल गया होगा अल्फा। z इसी ट्रायंगल से निकल जाएगा। z क्या होता है? z का फॉर्मूला बताया था, ये रहा, इसी ट्रायंगल से ही तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, वही। तो आर स्क्वायर तुम्हें पता है, यानी 200 का स्क्वायर, ये भी 200 का स्क्वायर, प्लस करोगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? 200 का स्क्वायर बाहर, 200 रह जाएगा,
है, और 1 + 1 200√2 कितना जाएगा, 200√2 ओम हो जाएगा। हाँ Z आ जाएगा 200√2। सही है। आई नोट कैसे निकलेगा, आई नॉट निकलेगा सर इससे, लगाओ तो वी नॉट अपॉन जेड। हाँ, आई नोट बराबर वी नोट, अभी हो रहा है। निकले कुछ, निकले कैलकुलेशन। अरे इसमें इतना करना नहीं था, 200 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1 + 1 रहेगा, 1 + 1 2 होता है तो √2 आ जाएगा, सिंपल। आई नॉट आ रहा है 1 अपॉन √2। हाँ ये तो से 1 आएगा, अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है ये, एक्चुअल में JL अपॉन R एक्चुअल में tan अल्फा है, और tan अल्फा की वैल्यू 1 यानी अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या रखी कि 1 आ जाए, तो tan 45 डिग्री 1 होगा, ये होगा अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। सर देखो आई नॉट की वैल्यू होगी 1 अपॉन √2। 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर बाहर ले ले, कॉमन ले ले, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1, और ये पूरे का √2, ये बाहर निकालेगा तो 200 रह जाएगा, 200√2 क्योंकि 1 + 1, और ये हो जाएगा Z इम्पीडेंस है, Z जो कि होता है JL का स्क्वायर। अल्फा कुछ नहीं, ट्रायंगल बना पहले तो ये वाला, वहाँ से अल्फा निकलेगा। ठीक है, तो tan अल्फा तुम्हारा आया JL अपॉन R यहाँ वाले से, और JL तुम्हारा आ गया 200, ये भी 200, 1, अल्फा की वैल्यू क्या रखे कि 1 आ जाए, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री पर 1 आता है, तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, और उसको हम लिखते हैं π/4, तो अल्फा की वैल्यू होगी π/4। ठीक है, अब इसका यहाँ पर हाइपोटेनस वाला इक्वेशन लगा दो, Z² बराबर JL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, Z² बराबर JL कितना है हमारा 200, 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, 200 का स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, ये पूरा निकाल दिया, ये आ गया Z²। अब Z निकालना है तो अंडर रूट 200 का स्क्वायर और 1 + 1 2, तो ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा इसका, तो 200 रह जाएगा, और ये रह जाएगा √2, और ये Z क्या है पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो ओम रेजिस्टेंस है, तो Z की वैल्यू इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, तो Z की वैल्यू आ गई 200√2 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये निकल गया, ये निकल गया, आई नोड निकालना है, तो आई नोड बराबर, देखो आई नोड के तीनों के साथ रिलेशन है, V नोड L क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, तो क्या होगा आई नोड V = IR, आई नोड इनटू में कौन सा रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, V नोड R ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, सर्किट का करंट इनटू रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस। अच्छा, दोनों में करंट इसलिए सेम रह रहा है क्योंकि दोनों सीरीज में सेम रहेगा करंट, मैक्सिमम करंट भी सेम ही रहेगा। अब आता है V नोड क्या है पूरे सर्किट का वोल्टेज जो यहाँ पर है, जो हमने सोर्स में दिया है, तो वो क्या होगा आई नोड इनटू में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 200√2, और V नोड हमें दिया हुआ है 200, ये दिया हुआ है, हो जाएगा आई नोड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आई नोड बराबर 200 अपॉन एम्पियर, तो ये आ गया भाई तुम्हारा करंट आई नोड। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट किससे बनता है, आई बराबर आई नोड साइन और कुछ फेज होएगा, इसका कुछ फेज होगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, आई नोड कितना है साइन। अब देखो वोल्टेज का फेज तो है 100πt, अब इसका फेज देख लो कि आगे है कि पीछे है, अभी बताया इसका वोल्टेज का पीछे, सॉरी कैसा सर्किट है,
इंडक्टिव, इंडक्टर वाला सर्किट है। हाँ, तो तो इंडक्टर में करंट पीछे रहता है, पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है, करंट पीछे वोल्टेज आगे, यानी वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे रहेगा, वोल्टेज आगे करंट पीछे, वोल्टेज आगे करंट पीछे, यानी वोल्टेज का है 100 सॉरी वोल्टेज का 100 पाई टी और करंट पीछे तो माइनस होगा, और कितना एंगल अल्फा एंगल, अल्फा एंगल और अल्फा की वैल्यू है 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू π/4, तो ये आंसर आ जाएगा। सही है। ये समझने वाली बात है, ये वाली लास्ट वाली तो भाई इंडक्टिव सर्किट है, इसमें करंट पीछे रहता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज का फेज अगर 100 पाई टी है, 100 पाई टी है तो करंट का वोल्टेज इससे कम होगा, और कितना डिफरेंस होता है अल्फा का, अल्फा माइनस, ठीक है, ऐसे होगा। एक क्वेश्चन दे देते घर के लिए, वो कर लेना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है रजिस्टर, इंडक्टर, ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज पूरे सर्किट का, रेजिस्टेंस है 3 ओम, इंडक्टर का है 0.4 ओम हेनरी, वोल्टेज दी हुई है 20 साइन 10t प्लस 60 डिग्री, 10t प्लस 60 डिग्री। फाइंड, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें तो करंट फाइंड करना है, उसके लिए क्या क्या औजार चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो सारे लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है, हमें वी नॉट पता है तो वो लिखना है तुम्हें, फिर तुम्हें ओमेगा लिखना है, टी का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट तीसरा, फिर तुम्हें आर लिखना है, नहीं ओमेगा है ना तो एल लिखना है, चौथा जाई एल लिखना है, पांचवा आर लिखना है, छठा बोलो जाई एल मिल गया, आर मिल गया तो अल्फा निकाल देना है, ठीक है, ओके, अल्फा निकल जाएगा तो फिर जेड भी निकल जाएगा, अरे आर मिल गया जाई एल मिल गया तो जेड भी मिल जाएगा, अगर जेड मिल गया और जेड मिल गया और वी नॉट पता है, जेड मिल गया वी नॉट पता है तो आई नॉट मिल जाएगा, और इससे अगला लास्ट, और अगर आई नॉट पता है लग गया और अल्फा पता लग गया, आई नॉट पता लग गया और अल्फा पता लग गया तो करंट मिल जाएगा, तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा सर्किट का, आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करना, सीक्वेंस में मिलेंगे, कोई एंगल की वैल्यू देख लेता हूँ कहीं तुम्हें ऐसी वैल्यू ना मिल जाए, यहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है tan 53 डिग्री की, tan 53 डिग्री जो होता है वो होता है 4/3, tan 53 डिग्री होता है 4/3, ये यूज कर लेना, ठीक है। ये खत्म हो गया एलआर सर्किट, अब करेंगे आरसी सर्किट, ठीक है। अलग क्या होता है